Hello and welcome to Miles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 6th October 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article is about India abstaining from the UNSC resolution. Now, recently, a resolution was about to be brought at the UNSC, that is United Nations Security Council, but India abstained from voting from it. Okay. Now, this is about a referendum that recently took place in Russia. We have spoken about it in the previous videos as well. उसके बारे में हम आज बात करेंगे. Let's see कि इंडिया ने वोट क्यों नहीं किया है. तो यही चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे, जहाँ भी बताया गया है कि इंडिया abstained on a United Nations Security Council resolution which would have condemned Moscow's, that is Russia's illegal referendum, and declared its annexation of 4 Ukrainian territories as invalid. This is the whole news. Now, this can be important for our prelims as well as mains GS paper international relations point of view. It has been taken from the Hindu. सो लेट्स सी क्या है कहानी. अब देखिए 23 से लेके 27 सितंबर ऑफ द प्रीवियस मंथ में क्या हुआ था. यहाँ पे वोटिंग क्या है, जिसे रेफरेंडम कहा जाता है. अब रेफरेंडम ये है जहाँ पे लोग डायरेक्टली वोट करते हैं. इंडिया में आपको पता होगा कि देयर इज इंडिया में क्या होता है ना, हम अपना जो भी एमपीज या एमएलएस को वोट करते हैं, वी वोट देम टू दी पार्लियामेंट और दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. और वो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई भी एक्ट बनाना है या कोई भी मान लीजिए लॉ पास करना है, तो उसमें क्या होता है, उसमें पीपल डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं. उसमें वोट कौन करता है, जो एमपीज एंड एमएलएज है, दैट इज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो वोट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अस, है कि नहीं. अब यहां पे देखिए रेफरेंडम में क्या होता है, पीपल जो है वो डायरेक्टली वोट करते हैं, दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन प्रोसेस. तो यहां पे रेफरेंडम, ये जो वोटिंग है, इसी बेसिस पर किया गया था. ये जो 4 रीजन्स है कि वेदर द पीपल लिविंग इन दिस 4 रीजन दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ रशिया और दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यूक्रेन. तो हाल ही में क्या हुआ है, रशिया ने डिक्लेयर किया है रिजल्ट जो है इस वोटिंग का रिजल्ट में बताया है रशिया ने कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस 4 रीजन्स नाउ दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ रशिया, दे आर इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग रशिया. ठीक है. लेकिन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड लेडेड बाय, आप कह सकते हो हेडेड बाय यूएसए, तो उन्होंने कहा है कि दे हैव डिनाउंस्ड द रेफरेंडम. उन्होंने कहा है कि ये गलत है एंड इज प्रिपेयरिंग अ यूएन रेजोल्यूशन टू डिनाउंस द रेफरेंडम एज शैम. शैम का मीनिंग होता है बोगस या फॉल्स या रिग. तो बेसिकली दे हैव एलिजेड दैट रशिया हैज फोर्सफुली आस्क्ड द पीपल रिजाइडिंग इन दोस रीजन टू वोट इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग रशिया. तो उन्होंने कहा है कि ये जो वोटिंग प्रोसेस है वैलिड नहीं है, तो इसीलिए दिस रेफरेंडम जो है इसे इलीगल या इसे डिनाउंस किया गया है बाय द वेस्टर्न कंट्रीज. So as I was saying about the background of this referendum, तो देखिए यहाँ पे as you can see on this map, यहाँ पे लुहांस्क है, then डोनेट्स्क, ज़पोरिजिया एंड खेरसोन. तो ये जो 4 प्रोविंसेस आपको दिख रहा है, इन 4 प्रोविंसेस में कंडक्ट कराया गया था रेफरेंडम, जहाँ पे पीपल को बताया गया था कि आपको वोट करना है वेदर यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यूक्रेन और रशिया. ठीक है. अब देखिए क्रीमिया जो है, क्रीमिया में यहाँ पे वोटिंग नहीं हुआ था बिकॉज प्रीवियसली इन 2014 ओनली क्रीमिया को यूक्रेन से एनेक्स कर दिया गया था. ठीक है. और ये जो आपको दिख रहा है जगह ना, ये जो दिख रहा है आपको लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, अब यहाँ पे ना 2014 जैसे कि यहाँ पे क्रीमिया जो है, तो क्रीमिया को एनेक्स करने से पहले से यहाँ पे प्रो रशियन ऑथोरिटीज ऑलरेडी है इस रीजन में. ठीक है. तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, रेफरेंडम ऑन दिस एनेक्सेशन ऑफ यूक्रेन्स ऑक्युपाइड रीजन्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन लेट सितंबर एज आई टोल्ड यू अबाउट द डेट, सो बाय रशियन appointed officials in Ukraine. तो यहाँ पे in this region, because most of the region has already been occupied by Russia. ठीक है. तो यहाँ पे जो Russian officials है, now they have basically conducted this referendum. Now these referendums were held in 4 regions, as I told you, the Donetsk, the Luhansk, and the Kherson and the Zaporizhia. ठीक है. नाउ द पीपल यहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ पे वोटिंग कराया है, जो रेफरेंडम कराया है, नाउ दे वर अपॉइंटेड बाय रशिया ओनली. Since the part of the Russian invasion of Ukraine in 2022, a large portion of the population has evacuated from the 4 regions that Russia does not entirely control and where military operations are still underway. अब देखिए यहाँ पे कराया गया रेफरेंडम, ठीक है, यहाँ पे हुआ है वोटिंग प्रोसेस, but this doesn't mean कि this territories have been fully acquired by Russia. ऐसा नहीं है. Ukraine, you should know that they are also striving to, आप कह सकते हो, to recover their lost territories. ठीक है. तो यहां पे भी आप देखोगे ये जो रीजन्स है ना, इसमें वापस से आप देखोगे नाउ दे आर ट्राइंग टू, द यूक्रेनियन फोर्सेस बैक बाय द वेस्टर्न फोर्सेस और द नाटो फोर्सेस, नाउ दे आर आल्सो ट्राइंग टू पुश बैक द रशियन फोर्सेस. ठीक है. तो यहां पे ऑलरेडी वॉर चालू है. ऐसा नहीं है कि दिस टेरिटोरीज आर फुल्ली एक्वायर्ड बाय रशिया, बट यहां पे बस वोटिंग कंडक्ट कराया गया है. तो
कहा गया है कि ऑफिशियल्स nominated by Russia state that a result of the referendum of 4 regions vote total range from 87% to 99.2% in favor of joining Russia. तो कहा गया है कि यहाँ पे इन 4 प्रोविंस में जितने भी लोग रहते हैं now they have 87% से लेके 99.2% of the total population now they are in favor of joining Russia. ठीक है, अब इसी चीज को बताया गया है बाय द वेस्टर्न कंट्रीज की ये झूठ है. इट इज एक्चुअली नॉट वैलिड. व्हाई? बिकॉज दे हैव बीन फोर्सफुली आस्क्ड टू वोट इन फेवर ऑफ जॉइनिंग रशिया. तो इसी के बेसिस पर यूएन ने लाया है एक रिजोल्यूशन एट द यूएनएससी. सो द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वोटेड ऑन द ड्राफ्ट रिजोल्यूशन टेबल बाय द यूएस एंड अल्बानिया. तो यहाँ पे यूएस एंड अल्बानिया दोनों ने यहाँ पे जॉइंटली लाया है एक रिजोल्यूशन विच इज नोन एज द इलीगल सो कॉल्ड रेफरेंडा इन यूक्रेन आफ्टर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साइन दिस एनेक्सेशन ट्रीटीज. तो ये जब ट्रीटी साइन किया है पुतिन ने, तो पुतिन ने ये ट्रीटी साइन करने के बाद यूएस एंड अल्बानिया हैव ब्रॉट अबाउट दिस रेफरेंडा एट द यूएनएससी. The resolution condemns the referendum, calls on the international community not to recognize any alteration to the Ukraine's territory and calls for Russia to withdraw its forces from Ukraine. तो यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी countries है of the UN or member of the UNSC or the UN, उनको कहा गया है कि this particular annexation by Russia should not be recognized by any other country. ठीक है, तो ये चीज कहा गया है और रशिया को भी यहां पे फोर्स किया गया है टू विथड्रॉ देयर फोर्सेस फ्रॉम यूक्रेन. द रिजोल्यूशन फेल टू पास इन यूएनएससी. तो ये पास नहीं हुआ. ठीक है, ये पास क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहां पे देखिए 10 जो वोटर्स था, मतलब 10 यहां पे आपको पता होना चाहिए कि यूएनएससी में 5 रहता है परमानेंट मेंबर्स और 10 रहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स. तो जहां पे इंडिया इज ऑल्सो अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी करेंटली. तो यहां पे 10 मेंबर जो ने सपोर्ट किया था, बट स्टिल इट डिड नॉट पास. व्हाई? बिकॉज जो परमानेंट मेंबर्स है, जो P5 कंट्रीज है, तो उनके पास क्या एक वीटो है. ठीक है, तो वीटो जो है रशिया बीइंग अ P5 नेशन, रशिया के पास भी यहां पे क्या एक वीटो है. ऑलराइट, तो ये वीटो रशिया ने क्या कर दिया, एक्सरसाइज कर दिया है और इसे ब्लॉक कर दिया है फ्रॉम पासिंग दिस यूएनएससी रिजोल्यूशन. और इंडिया ने क्या किया? इंडिया इज नॉट आउट ऑफ दिस 10 कंट्रीज. लेट मी टेल यू दैट इंडिया ने क्या किया, इंडिया में इस यूएनएससी जो रिजोल्यूशन था इसमें वोट नहीं किया है. इंडिया इज एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग एंड नॉट जस्ट इंडिया. China, Brazil and Gabon has also abstained on voting on this particular resolution. अब देखिए इंडिया ने इसमें वोट क्यों नहीं किया है. अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा कुछ बात कहा गया है और बाय द इंडियाज जो भी सारा ब्यूरोक्रेट्स है. लेकिन देखिए बात ऐसा है कि अगर आपको पता होगा कि जो यूएनजीए है, दैट इज यूनाइटेड जनरल असेंबली है, तो उसका हाल ही में एक मीटिंग हुआ सितंबर में दैट टुक प्लेस इन न्यूयॉर्क में. ठीक है, तो ये जो न्यूयॉर्क में जो मीटिंग हुआ था ना, नाउ दिस वाज अटेंडेड बाय आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर. तो उन्होंने यहाँ पे एक चीज बताया था कि हम किसी के साइड में नहीं है, ना तो हम यूक्रेन के साइड में, ना तो हम रशिया के साइड में हैं, बट वी बिलोंग टू दिस साइड ऑफ पीस. ठीक है, हम यहाँ पे सपोर्ट करते हैं पीस. बेसिकली वी आर प्रोपोनेंट ऑफ पीस. ठीक है, तो इसीलिए इंडिया ने ये कहा है कि स्टेटिंग द इंटेंसिफिकेशन ऑफ रिटॉर्डिक और टेंशन इज इन नो वंस इंटरेस्ट. ये जो चीजें है, जो एस्केलेशन है, जो वार्स का जो ये सब कंसेप्ट है ना, दिस थिंग्स शुड नॉट बी इंटेंसिफाइड. ठीक है, एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ सच इवेंट इज इन नो वंस इंटरेस्ट. तो यहाँ पे एस जयशंकर रिसेंटली डिस्क्राइब, तो ये जो चीज है, डिस्क्राइब द ट्रेजेक्टरी ऑफ द यूक्रेन वॉर एज वेरी कंसर्निंग एंड द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन ऑफ अ पार्टिकुलर एंजाइटी. नाउ दिस हैज बीन रिसेंटली टोल्ड एट द यूएनजीए मीटिंग ओनली. सो इंडिया नीड्स टू मेंटेन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद रशिया. ठीक है, अब देखिए नॉर्मली आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव वोटेड अगेंस्ट रशिया. तो इंडिया देखिए डायरेक्टली अगेंस्ट यहाँ पे रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकता है, बिकॉज इट नीड्स इट्स सपोर्ट इन रिजॉल्विंग इट्स टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स विद इट्स नेबर्स, स्पेशली चाइना. तो चाइना के साथ आपको पता होगा कि वी शेयर अ वेरी लॉन्ग बाउंड्री विद चाइना. और in places like Ladakh, in places like Arunachal Pradesh, we are constantly facing threat from our neighbor that is China. तो इसी केस में to counter China, we need the help of Russia. ठीक है, so we cannot directly vote against Russia. Russia has repeatedly supported India at the UN on issues like Kashmir. अब देखिए पहले भी यहाँ पे जो भी मीटिंग्स होते हैं, जैसे कि यूएनएससी का हो गया, जनरल असेंबली का हो गया, नाउ ऑफन इंडिया पे ये आप कह सकते हो कि एलिगेशन आता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर. द पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर दे वांट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, बट स्टिल इंडिया इज फोर्सफुली एक्वायर्ड दिस रीजन. ठीक है, लेकिन ऐसा जो रिजोल्यूशन है इसे यूएन में कभी पास नहीं किया गया है. क्यों? बिकॉज रशिया ने ना उस केस में क्या किया है, वीटो पावर एक्सरसाइज किया है. ठीक है, अब उसके बाद यहां पे कहा गया कि रशिया, हाँ, इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी इंडिया कंटिन्यूज टू प्रेस फोर्सफुली फॉर एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज एंड टू एंड वायलेंस. बेसिकली इंडिया इज फोकसिंग कि किस तरीके से इस वार को खत्म किया जाए एंड नॉर्मलसी को रिवोक किया जाए अराउंड द वर्ल्ड. India encouraged talks between Ukraine and Russia, including at the level of their president from the beginning.
The next article is about the Swachh Sarvekshan Awards of 2022. तो recently इसे declare किया गया है. The President of India announced the results of Swachh Sarvekshan 2022 recently. Now this can be important from our prelims. Prelims में क्या पूछेगा आपको नाम पूछेगा कि कौन सा स्थिति ने टॉप किया है, ठीक है. और मेंस के केस से now this initiatives are important from GS paper to governance point of view. That's been taken from the Indian Express. So as I was saying about the President of India, that is Srimati Draupadi Murmu, now she has awarded Indore as the cleanest city of India. Okay, now Indore has been awarded as the cleanest city of India, not for the first time or the second time. It has been awarded for the 6th consecutive time as a part of the Azadi at 75. You must also be knowing that currently India is celebrating 75 years of independence, which we term it as the Azadi Ka Amrit Mahotsav. तो इसी के according में यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो था इसमें the winner has turned out to be Indore for the 6th time. Now it is a part of the Swachh Sarvekshan is part of the Swachh Bharat Mission Urban 2.0. So Indore further emerged as the India's first 7-star. ठीक है, it has acquired the 7-star garbage free city का जो यहाँ पे खिताब उनको दिया गया है. Now this for the first time आप कह सकते हो कि एक first 7-star city का एक उनको डेजिग्नेशन दिया गया है and it is the only city. That is बाकी जो आप देखोगे आप clean cities है, for example सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई and विशाखापट्टनम, तिरुपति. Now they have earned 5-star garbage free certification. So this is basically a kind of certificate which is given for initiatives to become a garbage free city. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है अबाउट दी स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के बारे में. नाउ दिस हैज बीन कंडक्टेड सिंस 2016. तो देखिए ये जब से शुरू हुआ है तब से इंदौर को ही फर्स्ट प्राइज या जो क्लीनेस्ट प्राइज है उसी को मिला है, बिकॉज दिस इज द 6th टाइम दैट इट हैज बीन सेलिब्रेटेड और 6th टाइम के लिए भी इंदौर को ही दिया गया. तो ये स्टार्ट हुआ था 2016 में एंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीननेस सर्वे. And has been instrumental in fostering a spirit of healthy competition among towns and cities to improve their services to citizens and towards creating cleaner cities. तो basically यहाँ पे जो रैंकिंग है ना, रैंकिंग क्यों दिया जाता है? So that the so that यहाँ पे जितना भी सारा cities है या जितना भी सारा towns है, so that they compete with each other, ठीक है? So that they compete with each other to improve their parameters and so that they can better the way, or you can say so that they can clean their cities basically and make a healthier environment for the people residing in them. It is conducted under the ambit of the Swachh Bharat Mission Urban. अब इसका गोल देख लीजिए, it is to encourage large scale citizen participation. अब देखिए एक city clean तभी होगा when not just the government or the administration will be engaging in the activities, but also यहाँ पे क्या important है, the citizens participation is also important and create awareness amongst all sections of society about the importance of working together towards making towns and cities better places to reside in. अब ये जो awards है, now these awards are under the Ministry of Housing and Urban Affairs. Now let's look at the name of some other cities and states who have been able to bag the prizes in this awards of 2022. तो यहाँ पे बताया गया है कि in the list of the cities who have a population of more than 1 lakh, that is the big cities we can say, तो इसमें Indore has turned out to be the winner, or you can say it has walked away with the cleanest city title. तो सेकंड में है सूरत एंड थर्ड में इट इज नवी मुंबई ऑफ महाराष्ट्र. एंड द सिटीज इन द केस जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, द स्मॉलर सिटीज में, तो इट इज पंचगनी इन द first position, then Patan from Chhattisgarh in the second position and Karad from Maharashtra in the third position. ठीक है, तो ये हो गया the names. तो सारा नाम important नहीं है, बस पहला जो नाम है, the first names are important, that is Panchgani and Indore. And best Ganga town के केस में हरिद्वार has of Uttarakhand has turned out to be the cleanest Ganga town. And the fast mover city award has been given to Shivamogga of Karnataka. ठीक है, और क्लीन स्टेट के केस में अगर आप देखोगे तो ऐसे जितने भी सारे स्टेट्स है जहाँ पे 100 अर्बन लोकल बॉडीज से ज़्यादा है, ठीक है, द बिगर स्टेट्स वी कैन से, तो उसमें मध्य प्रदेश हैज इमर्ज एज द क्लीनेस्ट स्टेट, छत्तीसगढ़ इज इन द सेकंड प्लेस एंड थर्ड इज महाराष्ट्र. And states with less than 100 urban local bodies, that is the smaller states, तो उसमें Tripura has emerged as the cleanest state and Jharkhand and Uttarakhand received the second and the third spots respectively. And this you can say is the graphical representation of the states and the cities according to their rank. And about the Swachh Bharat Mission 2.0. Now this was announced in budget 2021-22. इससे पहले भी there was the first phase, that is the Swachh Bharat Mission Urban first phase. The government is trying to step safe containment, transportation, disposal of fecal sludge and septage from the toilets. It will be implemented over 5 years from 2021 to 2026 with an outlay of rupees 1.41 lakh crore. Now this ये जो mission है
है. Now this focuses on source segregation of garbages, reduction in single-use plastic and air pollution by effectively managing waste from construction and demolition activities and bioremediation of all legacy dump sites. अब ये जो मिशन है इसके अंदर जितने भी सारे वेस्ट वाटर है नाउ दे वुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली नाउ सो दैट इनको डिस्चार्ज किया जा सके. मतलब मान लीजिए कि जितना भी सारा वेस्ट वाटर है फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और द हाउस होल्ड, तो उसमें क्या रहता है, बहुत सारा कुछ पॉल्यूटेंट रह सकता है, जैसे कि लिक्विड रह सकता है, या मान लीजिए दैट कैन बी प्लास्टिक एज वेल. तो उसको क्या किया जाएगा, उसको पहले प्रॉपरली ट्रीट किया जाएगा, उसके बाद ही द वाटर विल बी डिस्चार्ज इन टू द वाटर बॉडीज. दिस वेस्ट वाटर विल बी डिस्चार्ज इन टू द वाटर बॉडीज. दस द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक मैक्सिमम रीयूज अ प्रायोरिटी. Now, इसी टॉपिक के बेसिस पर there's a prelims practice question. Please answer in the comment section. The next article is about the Saptakoshi High Dam project, which is based on the India-Nepal relations. Now, recently, India and Nepal have agreed to take forward the Saptakoshi High Dam project through further studies. Now, this can be important for the prelims. The location can be important for the prelims, and the remaining story can be important for GS paper to international relations point of view. This has been taken from India Today. तो देखिए, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे कवर किया था एक आर्टिकल बेस्ड ऑन द India-Nepal relation, जहाँ पे इंडिया के साथ एक MOU साइन किया गया था द NHPC to develop the Seti and the West Seti river project. अब ये जो सेटी एंड वेस्ट सेटी रिवर प्रोजेक्ट है, ये किस रिवर पर था? नाउ दिस रिवर जो है सेटी, नाउ दिस सेटी रिवर, नाउ दिस इज अ रिवर विच इज बेस्ड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ नेपाल. ठीक है, तो ये वेस्टर्न साइड में. अब ये देखिए जो कोसी रिवर है ना, कोसी आप देखोगे ना, दिस इज इन काइंड ऑफ दिस इज लोकेटेड टुवर्ड्स द साउदर्न पार्ट ऑफ नेपाल. ठीक है, तो साउदर्न पार्ट, और कह सकते हो टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल. तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं. सो इंडिया एंड नेपाल हैव एग्रीड टू टेक फॉरवर्ड द सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट थ्रू फर्दर स्टडीज. सीनियर ऑफिशियल्स, मोस्टली जो ब्यूरोक्रेट्स है, नाउ दे हैव मेट एंड रिव्यूड द बायलैटरल वाटर सेक्टर कोऑपरेशन इंक्लूडिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द महाकाली ट्रीटी. हम इसके बारे में हम बात करेंगे, महाकाली के बारे में. व्हाट इज अबाउट दिस ट्रीटी? अब ये जो सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट है, नाउ यू कैन सी दिस इज बेस्ड ऑन दिस रिवर कोसी, इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. डैम मल्टीपर्पज देखिए कब होता है, जब एक डैम को, एक प्रोजेक्ट को बनाया जाता है जिसका फोकस क्या होगा, टू सेव द एरियाज, टू सेव द एडजॉइनिंग एरियाज फ्रॉम फ्लड, एंड ऑल्सो जब हम इसे यूज करेंगे टू जनरेट पावर एज वेल. सो दिस इज प्रोपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस सप्तकोसी रिवर ऑन नेपाल. नाउ दिस सप्तकोसी रिवर जो है, इसे इंडिया के केस में आप देखोगे, whenever it enters into India, it is known as the Kosi river. Kosi, you should know, it is also known as the sorrow of Bihar भी कहा जाता है इसे, because it causes flood in the case of northern Bihar region. The project is primarily aimed to control floods in southeast Nepal, as because it is a multi-purpose. तो इसीलिए ये क्या करेगा, नेपाल के केस में this is going to control flood, जहां पे ये river flow करता है, and also in the northern Bihar में ये flood control करेगा and to generate hydropower as well. The project will provide irrigation and control floods and generate 3000 megawatt of electricity, which will be beneficial for both the countries. जब भी इंडिया का scarcity होगा, then we'll be able to purchase power from Nepal. So as I was saying about the Mahakali Treaty, now Mahakali Treaty was signed in the year 1996. So this can be asked because this is an important fact regarding the Indo-Nepal relation, which is focused on the integrated development of the Mahakali River, including Sarada Barrage, then Tanakpur Barrage and Pancheshwar project. A barrage is nothing but imagine it like a kind of an embankment. ठीक है, अब ये जो Mahakali Treaty is a bilateral treaty between India and Nepal that mostly pertains to the sharing of water of the Mahakali River. ठीक है, तो महाकाली रिवर जो है, बिकॉज इट फ्लोज बोथ इन द केस ऑफ इंडिया एंड नेपाल, तो इसके केस में हम क्या करते हैं, किस तरीके से वाटर को शेयर किया जाएगा अमंग द टू कंट्रीज, इसी के बेसिस पर ये 1996 में से साइन किया गया था. द महाकाली फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज फॉर अ कंसिडरेबल डिस्टेंस. द ट्रीटी रिकॉग्नाइजेस द महाकाली रिवर एज द बाउंड्री रिवर बिटवीन द टू कंट्रीज. तो यहाँ पे जो ट्रीटी है, नाउ दिस ट्रीटी ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस द रिवर एज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. एंड महाकाली ट्रीटी रिवर इज ऑल्सो नोन शारदा रिवर और काली गंगा इन उत्तराखंड. तो ये जो रिवर है उत्तराखंड में, इसे शारदा रिवर कहा जाता है, नहीं तो इसे काली गंगा रिवर भी कहा जाता है, which actually is a tributary of Ganga. Now ये जो रिवर है, it is not directly a tributary of Ganga, but ये जो रिवर है, it joins the Ghagra river. Now Ghagra, if you remember, it is the largest tributary of the river Ganga. तो इसे ज्वाइन करता है इन उत्तर प्रदेश, which is a tributary of Ganga. अब देखिए ये जो महाकाली रिवर है, द महाकाली रिवर और द शारदा रिवर और द काली गंगा रिवर, now this joins the river Ghagra, and Ghagra जो river है joins the Ganga. तो now this you can see Kali river, the Kali river is this one. और यहाँ पे आप देख सकते हो कर्णाली रिवर जो है, कर्णाली रिवर को ही इंडिया में घाघरा रिवर कहा जाता है. मैंने आपको एक
वीडियो में बताया भी था. नाउ दिस कर्णाली रिवर जो कि एक वेस्टर्न नेपाल रिवर है, नाउ दिस फ्लोस इनटू इंडिया, जहां पे इसे घाघरा रिवर कहा जाता है, और इसी को ज्वाइन करता है कौन? काली या शारदा रिवर. एंड फाइनली यू कैन सी दे ज्वाइन द रिवर गंगा. ऑलराइट. Now let's learn a little about the Kosi river system, because it is one of the major rivers of the Ganga river system. So this basically is the river that flows in three countries, that is China, Nepal and India. So this river, it is a transboundary river which originates in Tibet में होता है originally, ठीक है. और उसके बाद includes the world's highest upland, and it then drains a large part of Nepal. तो नेपाल में it flows for almost the entire breadth, and then it enters into India, that is into the Gangetic plains. तो इसका जो three major tributaries है, these are the Son, Kosi, Arun and Tamur. These names of tributaries are important for the preliminary examination. कभी match day following पूछा जाता है. The river crosses into the northern Bihar, India, where it branches into distributaries before joining the Ganges near Kursela in Katihar district. अब देखिए, Kursela is a place in Bihar जहां पे ये जो river है ना, this river, the Kosi river is joins the river Ganga. ठीक है. सो अगर आपको पूछेगा कि where does the river Kosi joins the river Ganga, it is the answer would be Kursela in Bihar. The Kosi river carries the maximum amount of silt and sand after the Brahmaputra in India. अब देखिए, इतना massive amount of ये silt and sand carry करके लाता है into the Gangetic plain. This is the reason why northern बिहार में ये बहुत ज्यादा फ्लड कॉज करता है. ठीक है. बिकॉज जब भी यहाँ पे इस रिवर का जब लेवल बढ़ जाता है, या जब ये जो सैंड है या सेडिमेंट है जब ये बढ़ जाता है, उस केस में क्या हो जाता है? रिवर आउटपोर्स इनटू द एडजॉइनिंग एरियाज कॉजिंग फ्लड which affects the life and property of the people. It is also known as the sorrow of Bihar, as I told you, as the annual flood affects about 21,000 square kilometer of fertile agricultural land, thereby disturbing the rural economy. So this you can see in the figure, how the river Kosi originates in Tibet, then flows through Nepal and enters into India to join the river Ganga. इसी टॉपिक के बेसिस पर there's a prelims practice question. Please answer in the comment section. The next article is about the गांधी जयंती सेलिब्रेशन ऑन द 2nd of October एट नाहरलगन. ठीक है. तो ये बताया गया है कि द स्टाफ एंड द रेसिडेंट्स ऑफ ओजू वेलफेयर एसोसिएशन दे पार्टिसिपेटेड इन द क्लीनलीनेस एंड अ प्लांटेशन ड्राइव इन द OWA ऑफिस, दैट इज द ओजू वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिस premises on 2nd October to mark the Gandhi Jayanti. Now this can be important for our prelims. The date would not be asked because this is quite a common fact, but then again mains के perspective से गांधी जी का जो life it is quite important. His freedom struggle is quite important from GS paper 1 modern Indian history point of view, and also his teachings, the learnings that we derive from his struggle. Now this can be asked from GS paper for ethical point of view, जहाँ पे एक portion बताया जाता है कि life lessons from Indian moral thinkers. Now this is a part of the ethics paper. This has been taken from the Arunachal Times. So about the recent Gandhi Jayanti that took place. So 2nd October, it is observed as the birth anniversary of Mahatma Gandhi, which has been celebrated annually. Now this day is also celebrated as the International Day of Non-Violence. ठीक है. इंटरनेशनली इसे गांधी जयंती नहीं, इंटरनेशनली इट इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इन 2007. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द UN जनरल असेंबली रिजोल्यूशन लिया गया था ऑन 15 जून 2007, जहां पे इट एस्टैब्लिश द कमेमोरेशन द इंटरनेशनल डेज एंड ओकेजन टू डिसमिनेट द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस इंक्लूडिंग थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस. तो यहाँ पे बेसिकली गांधी जी का जो मैसेज है इसी को ग्लोबली स्प्रेड करने के लिए नाउ दिस डे इज ऑब्जर्व्ड एज डी. अब देखिए, ये जो दिन है ना, दिस इज नॉट द डे. 2nd October इज इटसेल्फ द डे, बट इस दिन पे ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था. दैट इज फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स 2007 से this 2nd October is celebrated as the International Day of Non-Violence. Now about the life of Gandhi ji, let's learn some facts which can be important from our prelims. So he was born on 2nd October 1869. The year is also important, let me tell you, in Porbandar, Gujarat. So different names of Mahatma Gandhi. अब देखिए, childhood के टाइम में इनको बुलाया जाता था मनु. In South Africa, his co-workers called him Bhai. The inmates of Sabarmati Ashram called him Bapu. Bapu, हम आज भी उनको बापू बुलाते हैं. Now because he is the father of the nation. अब रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको टाइटल दिया था महात्मा. तो ये कभी आपको पूछा जा सकता है. So now let's see what are his views on governance, which can be used for the governance point of view or also from the ethics point of view. So Gandhiji always supported decentralization form of government. तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो पावर्स है, पावर्स शुड नॉट बी कंसेंट्रेटेड इन सम हैंड्स बट इट शुड बी डिसॉल्व इनटू मेनी हैंड्स आप कह सकते हो, और इनटू द सिटीजंस हु आर रिजाइडिंग इन द कंट्री. तो उनका ये फोकस था कि यहाँ पे जो पावर था ना, पावर शुड बी डिसमिनेटेड टू द रूट लेवल, दैट इज टू द विलेज लेवल.
level also. So the planning implementation should be done at the grassroots level, that is the village level पर. ठीक है. Now there should be focus on development of the rural economy as well, because उनका ये मानना था only if the villages of India prosper and develop, then only India as a nation will be able to prosper. तो सम ब्रॉडर सब्जेक्ट लाइक डिफेंस फॉरेन पॉलिसी शुड बी. अब देखिए जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया. नाउ दिस ऑब्वियस सा बात है कि दिस कैन नॉट बी गिवन टू द विलेज लेवल, बट दिस शुड बी केप्ट एट द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. बाकी जितना भी जो भी आप कह सकते हो कि फॉर द रोड्स हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, नो ऐसे सारे फंक्शन शुड बी गिवन टू द फॉर द डेवलपमेंट एट द ग्रास रूट लेवल. सो आर्टिकल 40 विच इज द DPSP, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि वेलफेयर बेस्ड पॉलिसीज है, विच गाइड्स द गवर्नमेंट टू फ्रेम्स rules and laws. Now this particular DPSP aimed at promoting the village governance was incorporated according. अब ये जो DPSP है which is aimed at promoting village governance. Now this is based on the philosophy of the life of Gandhi ji only. अब जो मैंने आपको बताया था अबाउट ये आर्टिकल 40, अब ये आर्टिकल 40 दिस इज बेसिकली अबाउट, दिस इज अ DPSP विच इज अबाउट द विलेज गवर्नेंस के बारे में. अब उसी के बेसिस पर एंड गांधी जी के थॉट्स के बेसिस पर, फॉर हिज अबाउट हिज एम्बिशंस के बेसिस पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी लाया गया था रिगार्डिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. सो दिस हैज बीन ब्रॉट अबाउट बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. ठीक है. Let's see about the Gandhiji's view on industrialization. So he was a staunch critic of heavy industrialization. That is, he never used to promote the industrialization. Now, why? Because he proposed maximum activity should be done by human themselves and machines should be minimized. तो यहाँ पे machine का जो use है उन्होंने इसीलिए बताया था कि it should be minimized because he wanted the employment of the youth. Now he wanted the youth of India to have a source of livelihood. This is the reason why he used to promote the people working for themselves, the people आप कह सकते हो the people producing whatever stuff they can, because industry से क्या हो जाएगा, जो minimum जो यहाँ पे जो human requirement है, the human requirement will decrease rapidly. ठीक है. Why minimum use of machine? Because use of machine leads to unemployment, it leads to exploitation of workers, it leads to environmental degradation. Gandhiji always supported some basic tools like charkha for production. Now this you can see, जहाँ पे Gandhiji can be seen using a charkha for weaving cloth. तो देखिए Gandhiji used khadi या clothes woven from the charkha during his independence movement. तो जितना भी यहाँ पे struggle movement था, you will notice कि in number of movement he used to promote the use of charkha in movement like the Swadeshi movement हो गया, उसके बाद the non-cooperation movement etc. ठीक है. The idea, basic idea जो था, it was to promote made in India goods and to boycott foreign goods. ना करंट सिनेरियो में आपको पता होगा वी ऑफन स्पीक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो दिस इज बेसिकली अ न्यू कंसेप्ट, लेकिन गांधी जी ने उसी टाइम में ही वाज सो वे अहेड ऑफ हिज टाइम कि उन्होंने उसी टाइम में लाया था अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ करंट टाइम इज एक्चुअली अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय गांधी जी. सो अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज कंडक्टेड विदाउट द डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. तो अगर आप देखोगे करंट सिनेरियो में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, देखिए गांधी ने ये जो कंसेप्ट था ये तो लाया था, बट ही डिड नॉट नेम इट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो कभी अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि जो टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कब आया है, नो दिस वाज फर्स्ट टाइम गिवन इन 1987 बाय इन द ब्रंटलैंड रिपोर्ट में. तो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीटी एग्जाम, बट महात्मा गांधी हैड गिवन द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मच बिफोर इट. ठीक है, पहले ही उन्होंने दे दिया था. और उनका जो ये कंसेप्ट था, तो उनका कंसेप्ट को कहा जाता है सेवा कंसेप्ट भी कहते हैं. ठीक है. अब देखिए विल लर्न अबाउट दिस कंसेप्ट. ठीक है, जो गो सेवा कंसेप्ट है, अब ये गो सेवा कंसेप्ट को हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो इमेजिन कीजिए देयर इज अ काउ एंड देयर इज अ काफ. ठीक है, और मान लीजिए कि एक गाय है और द गाय हैज गॉट अ काफ. तो करंट सिनेरियो के कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो गाय जो है, तो गाय से ज्यादा दूध हम क्या करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा हम दूध उस गाय से हम निकालते हैं और थोड़ा सा हम रख देते हैं फॉर हर काफ. मतलब उनका जो बछेरा है, बछेरा के लिए हम थोड़ा सा हम दूध सेव कर देते हैं. इसी को हम मानते हैं कि दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, तो उतना ही दूध हम, मतलब आप कह सकते हो, हम छोड़ देते हैं जिससे कि बछड़ा जो है, तो बछड़े की बेसिक जरूरत पूरी हो जा सके. ठीक है, यहाँ पे जो भी उनका जरूरत है वो पूरी हो जाए और वो सर्वाइव कर पाए बेसिकली. ठीक है, बट दिस सिम्स टू बी एन इंडिकेशन ऑफ कमर्शियलाइजेशन.
है कि नहीं, बिकॉज यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द मिनिमम नीड्स ऑफ द काफ बेसिकली. तो दिस इज एन इंडिकेटर. और अपना अब इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यू आर ट्राइंग टू एक्सैक्ट मोर एंड मोर मिल्क, एज मच मिल्क एज पॉसिबल फ्रॉम द काउ. नाउ दिस इज बेसिकली इंडिकेशन ऑफ वर्क कमर्शियलाइजेशन, कि मैक्सिमम दूध निकाल दो और बस थोड़ा सा ही रख दो. लेकिन गांधी जी का जो कंसेप्ट था ना वो थोड़ा सा अलग था. तो ये जो मैं बता रहा था अबाउट द गो सेवा कंसेप्ट, तो गांधी जी का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, तो इसमें देखिए थोड़ा उल्टी बात यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि जैसे कि दूध, मतलब आप कह सकते हो कि दूध उतना ही निकाला जाए जितना कि नीड है. ठीक है, आप देखिए एक ह्यूमन सोसाइटी में जितना नीड है तो उतना ही दूध निकाला जाए और बाकी बछड़े के लिए रख दिया जाए. मतलब जितना भी बाकी दूध है ना, इट शुड बी सेफ फॉर दी बछड़ा. दैट इज, इट इज अ नीड बेस्ड अप्रोच. मतलब जितना नीड है उतना ही मतलब आप कह सकते हो उतना ही एग्जैक्ट किया जा सके, नॉट ग्रीड बेस्ड. तो ये ग्रीड बेस्ड नहीं है. पहला क्या था, इट वॉज फोकसिंग ऑन इनहेंसिंग आवर इकोनॉमी. तो वो पहला कंसेप्ट क्या था, वो ग्रीड बेस्ड था. अभी जो मैं आपको ये महात्मा गांधी वाला कंसेप्ट बता रहा हूं ना, दिस इज नीड बेस्ड अप्रोच है ना. ठीक है, नाउ दिस कंसेप्ट ऑफ गांधी जी इज नोन एज द गो सेवा कंसेप्ट. तो हेंस गांधी जी says the world has enough for everyone's need, as you can see, but not for everyone's greed. ठीक है, दुनिया में लोगों की नीड की तो काफी है लेकिन ग्रीड के लिए काफी नहीं है. ठीक है, एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि हम जब भी नहाने के लिए समर के टाइम में आपने नोटिस किया होगा कि सम पीपल या मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल फाइंड दे वुड रिक्वायर अ स्विमिंग पूल, है कि नहीं. जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दे फील द रिक्वायरमेंट ऑफ स्विमिंग पूल, कि अगर एक स्विमिंग पूल होता तब थोड़ा और मज़ा आ जाता नहाने में. ठीक है, जबकि आप कह सकते हो कि एक या दो जो बाल्टी हम पानी यूज़ करते हैं ना, उससे आराम से काम चल जाता है इन टर्म्स ऑफ बेदिंग, है कि नहीं. तो स्विमिंग पूल इन दिस केस यहाँ पे क्या, इट इज द ग्रीड हियर. एंड 2 बकेट्स ऑफ वाटर जो मैं आपको कह रहा हूं, इट इज द नीड. ठीक है, सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस विद द यूज ऑफ स्विमिंग पूल बाय सम में डेफिनेटली नीड. मतलब आप कह सकते हो कि अगर हम मेनी पीपल आर यूजिंग द स्विमिंग पूल फॉर बेडिंग, नाउ दिस विल लीड टू व्हाट, नाउ दिस विल लीड टू वाटर इनसिक्योरिटी ऑफ सम अदर सेक्शन ऑफ पीपल. दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ गो सेवा अकॉर्डिंग टू गांधी जी. The next important aspect about Gandhi ji for exam is his talisman. जिसमें बताया गया है कि whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you, apply the following test. तो टेस्ट में क्या बताया कि recall the face of the poorest and weakest man whom you may have seen, or ask yourself if this step you contemplate is going to be of any use to him. Will he gain anything by it? Will it restore him a control over his own life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually starving millions? Then you will find your doubts and yourself melting away. तो ये जो चीज है ना, ये जो लाइन्स यहाँ पे बताया गया है, यू शुड नोट दिस लाइन्स बिकॉज दिस कैन बी डायरेक्टली यूज इन एग्जामिनेशन. दैट इज नॉर्मली जीएस जो एथिक्स पेपर है ना, दैट इज पेपर 4 में आपको कभी कभी केस स्टडी से आता है क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए कि अगर आप ऑफिसर होते, अगर आप एसपी होते, अगर आप डीसी होते, अगर आप सीओ होते, तो आप इस केस मतलब आपको एक केस दिया जाएगा जहां पे आपको ये पूछेगा कि उनके प्लेस में अगर आप रहते तो आप क्या करते. तो आप ये चीज आप बता सकते हो, यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल. तो यहाँ पे भी मैंने एक जीएस पेपर 4 से गिवन सैंपल क्वेश्चन. आप इस क्वेश्चन को आप देखिए और आप ये ट्राई कीजिए कि किस तरीके से गांधी जी का जो तलिस्मान है, इस तलिस्मान को यूज किया जा सकेगा इन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी. ठीक है, तो यू मे आंसर इन द कमेंट सेक्शन इफ यू विश. आई विल रिप्लाई इन द कमेंट. तो ये मैंने क्वेश्चंस आपको दिया था इन द प्रीवियस वीडियो. लेट्स लुक एट द आंसर्स. सो द आंसर्स फॉर द क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था विच इज नॉट अ टाइगर रिजर्व. अब देखिए टाइगर रिजर्व आप देखोगे मॉलिंग जो इट इज अ नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बट दिस इज नॉट अ टाइगर रिजर्व. बाकी 3 आर टाइगर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश. दाम्पर टाइगर रिजर्व जो है बिलोंग्स टू मिजोरम स्टेट. ऑलराइट, व्हिच आर द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा. यस, दिबांग, कामेंग एंड लोहित, ऑल 3 आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा. व्हिच इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन? इट इज ताबा तेदिर. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining and we'll meet the next one. Bye bye and take care.